काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं, आंसर करते हैं क्वेश्चंस का। राकेश रंजन जी का क्वेश्चन है यहाँ पे, इवन दो आई लाइक इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड्स, आई एम कंसिडरिंग एलोकेटिंग 50% ऑफ माई पोर्टफोलियो टू गोल्ड एंड सिल्वर and I also have good allocation in physical gold jewelry which I purchased 12 years ago. Please give your thoughts on this. अब देखिए, मैं तो बिल्कुल कभी भी नहीं करूँगा ऐसा कि 50% गोल्ड सिल्वर के अंदर डाल दे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करूँगा। और जब ज्वेलरी के रूप में या कॉइन्स के रूप में आपके घर में पहले से गोल्ड सिल्वर का अच्छा एलोकेशन है, फिर ऑनलाइन डिजिटल रूप में गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन रखने का तो कोई उतना मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि देखिए, आप समझ ये नहीं रहे हैं कि जो गोल्ड है उसके पीछे कुछ बिजनेस नहीं है। सिल्वर तो फिर छोड़ ही दो, गोल्ड की सिर्फ बात करते हैं। तो कोई कैश फ्लो नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई बैलेंस शीट नहीं है, कोई आपको फाइनेंशियल पीडीएफ आपके पास या पेपर नहीं आता है जिसको आप पढ़ के समझते हो कि आगे क्या हो सकता है। क्लियर है? गोल्ड टोटली सप्लाई एंड डिमांड पे चल रहा है। ठीक है? सेंट्रल बैंक्स खरीदते हैं तो बढ़ता है दाम, सेंट्रल बैंक्स बेचते हैं तो गिरता है दाम, और सेंट्रल बैंक्स नहीं खरीदते सालों सालों तक तो दाम वहीं पे पड़ा रहता है। रिटेल इन्वेस्टर्स की बाइंग से अगर आपको लगता है कि गोल्ड का दाम बढ़ रहा है तो ऐसी नहीं चीज है। रिटेल इन्वेस्टर्स बाई कर करके ईटीएफ के अंदर बस बबल क्रिएट करवा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? ये चीज क्लियर है। सेंट्रल बैंक्स की बाइंग एंड सेलिंग पे ही गोल्ड का प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। तो ऐसे में 50% अपने पोर्टफोलियो का दे देना उचित नहीं है चीज। गोल्ड एक बहुत बढ़िया एसेट है वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए। क्यों वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए अच्छा है? क्योंकि सारी दुनिया की सेंट्रल बैंक होल्ड करके रखी हुई है, तो खत्म तो नहीं हो जाएगा, जीरो तो नहीं हो जाएगी इसकी वैल्यू। और ऑन एन एवरेज हमने देखा है पीछे का, अगर 1-1.5 साल हटा देते हैं तो 9 से 10% का रिटर्न भी मिल जाता है म्यूचुअल फंड में। क्लियर है? तो ये चीज है उसके बारे में क्लियर। तो वेल्थ प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छा एसेट है। लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है तो 2 साल से मार्केट में रिटर्न नहीं बना, इसलिए हमें खराब लग रहा है मार्केट। लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड इक्विटी को, खासकर स्मॉल कैप एंड मिड कैप सेगमेंट को बिल्कुल बीट नहीं कर पाती। जो प्रॉपर जाइंट कैप सेगमेंट है उसके बराबर या उसको बीट करने वाले रिटर्न पिछले 1.5-2 साल में जो हाई हो गया उसके कारण हमें दिख जाता है। हाई होने के बाद भी मिड स्मॉल को फिर भी बीट नहीं कर पाती। तो वेल्थ प्रिजर्व करना है तो आप 50% रख रहे हो अपना पैसा गोल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पैसे से ग्रोथ चाहिए तो हमें मिड कैप, स्मॉल कैप, मोमेंटम, ये सब जो स्ट्रेटजी है वो बेटर ग्रोथ दे सकती है। क्लियर है? और ये चीज हमें समझना है। और अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट ही है, तो अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट ही है तो हमें उतना ही पैसा गोल्ड के अंदर रखना चाहिए, उतना ही परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का गोल्ड के अंदर रखना चाहिए, जिसको हम चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये पैसा मेरा भाई सेफ रहे। क्योंकि गोल्ड में वो पैसा सेफ रहेगा ही रहेगा। रीजन क्या है? सेंट्रल बैंक्स की बैकिंग। तो गोल्ड इंश्योरेंस की तरह बहुत बढ़िया है। गोल्ड को मैं पर्सनली ग्रोथ एसेट नहीं मानता। बोहेमियन सोल का सवाल है कि यह तरीका सही है कि मंथ में पोर्टफोलियो के जिस फंड में ज्यादा गिरावट दिखे उस मंथ की पूरी एसआईपी उसी को दे दिया जाए, या जो एलोकेशन सेट किया है उसी रेशियो में इन्वेस्ट करते रहें, चाहे कोई फंड कितना भी नीचे या ऊपर क्यों ना हो, एज्यूमिंग दैट नो लमसम हैज टू बी डन, ओनली एसआईपी। सिंपल रखना है और क्लियर रखना है। समझ में आ गया? सिंपल रखना है और क्लियर रखना है। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से वेल्थ क्रिएट होने की बजाय वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। आप म्यूचुअल फंड आपने शुरू किया तो कैसे शुरू किया? आपने आपके जो 3 या 5, 4 गोल्स हैं उनके लिए एक एक फंड सेलेक्ट किया, उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उनके अकॉर्डिंग फंड्स की कैटेगरी सेलेक्ट की, उसमें अच्छा फंड देखकर सेलेक्ट किया। क्लियर है? अब उस गोल को कंप्लीट होने के लिए जितना पैसा चाहिए उतनी की ही आप एसआईपी कर रहे हैं। अब आप एसआईपी इधर से उधर डालते रहोगे तो गोल कैसे कंप्लीट होगा? क्लियर है? एसआईपी इधर से उधर डालोगे तो कैसे कंप्लीट होगा? किसी भी तरीके का क्रैश आता है तो ऑब्वियस सी बात है, लार्ज कैप कम गिरेगा, मिड कैप उससे ज्यादा गिरेगा, स्मॉल कैप सबसे ज्यादा गिरेगा। तो हर क्रैश में तो सिर्फ आप स्मॉल कैप में ही पैसा डालते रह जाओगे क्या? फिर लार्ज कैप में पैसा कैसे डलेगा? और जो आपका 5-6 साल वाला गोल है वो कैसे पूरा होगा? समझे? तो ये फिर आप अपने पोर्टफोलियो को पूरा खिचड़ी केओस कर दोगे। उससे अच्छा है देखिए, सिंपल क्लियर रखिए। जितना क्लियर होगा बोरिंग होगा इन्वेस्टमेंट, सिंपल होगा इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा होगा।
गोल सेलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, कैटेगरी के अकॉर्डिंग फंड सेलेक्ट कर लिया, एसआईपी की वैल्यू सेलेक्ट कर दी। अब उसको ऑटोमेट करके भूल जाइए जब तक गोल के कंप्लीशन का टाइम नहीं आता है। तो समझ गए, पोर्टफोलियो ग्रो करने का सबसे बढ़िया तरीका है भूल जाना पोर्टफोलियो को, ज्यादा दिमाग उसके अंदर में नहीं लगाना है, इन माय ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, मैं कोई लमसम नहीं करूंगा, मैं पोर्टफोलियो रीबैलेंस करूंगा, 40 फ्लेक्सी, 30 मिड, 20 स्मॉल एंड 10 गोल्ड। बहुत बढ़िया है, लिटरली बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्मॉल कैप की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती है, अगर आपको मिड कैप की वॉलेटिलिटी बर्दाश्त नहीं होती, तो आप रख सकते हो फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में पैसा अपना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितनी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त हो सके, मतलब जितना आप रिस्क ले सके, उसी एसेट क्लास में या एसेट क्लास के उस पार्ट में उतना ही पैसा रखना है। अगर आप सिर्फ 10-20% पे ही मिड स्मॉल में रिस्क ले सकते हो तो उतना ही रखना है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? आपने तो फिर भी 30-20-50% मिड स्मॉल को दिया है, आप 50 ना देके 30% ही 40% ही दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। जितना रिस्क ले सकते हो उतना ही करना है। इसमें एक चीज और आप कर सकते हो, जैसे 40 आपने फ्लेक्सी को दिया है ना, तो 35 फ्लेक्सी को देके 5 डेट में रख सकते हो, और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, और ज्यादा आपका पोर्टफोलियो बेटर हो जाएगा, लिक्विडेशन के मामले में भी एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी के मामले में भी। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है रोजक कनौजिया जी का, सर मैं एक एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहा हूँ, 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या 15% सीएजी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, प्लीज रिप्लाई। देखिए कनौजिया जी, डेफिनेटली 15 साल, अगर इंडिया के अंदर 15 साल इन्वेस्ट करके छोड़ा जाए तो अभी का जो सिनेरियो है 15% का रिटर्न डेफिनेटली जनरेट हो सकता है यहाँ से। लेकिन क्या है, इन्वेस्ट करके छोड़ना पड़ेगा। होता क्या है, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 साल 3 साल रिटर्न नहीं बनता है तो इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं, तो वैसे में नहीं बनेगा। और खासकर अगर आप 15% प्लस का एक्सपेक्टेशन ले रहे हो, लाइक 17-18%, 20% तक का एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो आपको हाई ग्रोथ वाले आपको फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा। और हाई ग्रोथ फंड्स के अंदर हाई वॉलेटिलिटी आती है। हाई वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, आज आपने इन्वेस्ट किया, 2-3 साल बाद आपको काफी हाई रिटर्न दिख रहा है, 5 साल बाद वापस वो जीरो भी दिख सकता है, फिर 7 साल बाद वो और 3-4 गुना ज्यादा दिख सकता है। तो हाई वॉलेटिलिटी का ये मतलब होता है। तो 15 साल के लिए किया है तो 15 साल तक ही रहना होगा। कौन सी कैटेगरी हो सकती है, नाम नहीं बताऊंगा फंड का, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कैटेगरी मैं आपको बस इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। जैसे मोमेंटम फंड्स की कैटेगरी है इंडेक्स मोमेंटम फंड, ठीक है, जो स्मार्ट बीटा फंड है। अल्फा फंड्स की कैटेगरी है स्मार्ट बीटा फंड्स में, ये दोनों फंड्स 15 साल में हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन हाईली वॉलेटाइल है। क्लियर है? इसके अलावा जो स्मॉल कैप एक्टिवली मैनेज्ड स्मॉल कैप फंड्स, क्लियर है, इंडेक्स नहीं। उसके अलावा मिड कैप में एक्टिवली मैनेज्ड मिड कैप भी हो सकता है, स्मार्ट बीटा वाले मिड कैप भी हो सकते हैं, मोमेंटम वाले, या फिर नॉर्मल मिड कैप इंडेक्स भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये सब जो फंड्स हैं वो हाई ग्रोथ फंड्स हैं। इसके अलावा एक फॉरेन फंड भी हो सकता है जो कि नैस्डैक 100 का फंड होगा, ये भी हाई ग्रोथ फंड है लेकिन हाईली वॉलेटाइल फंड है। तो इन फंड्स का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है अगर कोई ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें पैसा डालना है और 15 साल के लिए भूलना है, क्योंकि बीच में बहुत हैवी वॉलेटिलिटी होगी। अगर बीच में देखते रहेंगे तो फर्स्ट 5 ईयर भी सर्वाइव करना मुश्किल होगा। क्लियर है? वॉलेटिलिटी में तो आपको देखना है कि कितना आप झेल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पोर्टफोलियो यहाँ पे बना सकते हो।